Hello everyone, welcome to back once again at रीना अकेडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीना अकेडमी में। और गाइस, आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से वाक्य टॉपिक लेकर आई हूँ, जो हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी टॉपिक है। अगर आप सचमुच हिंदी व्याकरण या हिंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। हमारा मुख्य बिंदु है वाक्य, वाक्यांश, उपवाक्य या आश्रित वाक्य, वाक्य के अंग, वाक्य का विस्तार, वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्य के वेद। इन सारे मुख्य बिंदु को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। वाक्य वही है जिसके सुनने से कहने वालों का अभिप्राय समझ में आ जाए, चाहे वह एक शब्द का हो या अनेक शब्द का। कहने का मतलब कि वाक्य वह है जो दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक वाक्य बना जाए और उसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाए, उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। यानी वर्ण, कोई भी वर्ण बोलने से उसका अर्थ निकल जाए वो वाक्य कहलाता है। शब्द बनने से कोई अर्थ निकल जाए उसको वाक्य कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर एक वाक्य यानी एक सेंटेंस बनाया जाए और उसका अर्थ पूरा पूरा निकल जाए उसको हम वाक्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब वर्ण प्लस शब्द दोनों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं और उसका अर्थ पूरा पूरा निकल जाए, वही वाक्य कहलाता है। यहाँ आइए एक उदाहरण से बताती हूँ। संसार का प्रत्येक धर्म दया और करुणा का पाठ पढ़ाता है। इस वाक्य में एक एक वर्ण को जोड़ा गया है और वर्ण को जोड़कर शब्द बनाया गया। एक एक वर्ण को जोड़कर शब्द बनाया। वर्ण से हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन शब्द को जब जोड़ते हैं तो उसका भी अर्थ पूरा पूरा नहीं निकलता है। लेकिन वही जब वर्ण और शब्द दोनों मिलकर एक सेंटेंस यानी एक वाक्य पूरा करता है और उसका अर्थ निकल जाता है, वही हमारा वाक्य कहलाता है। यानी संसार का प्रत्येक धर्म और करुणा का पाठ पढ़ाता है, यानी इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, इसलिए यह वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जो पूर्ण भाव न दे सके अथवा जिसमें भाव अधूरा रह जाए उसे उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल ने देखा, मीरा ने बताया। राहुल ने देखा, राहुल ने क्या देखा कुछ समझ में नहीं आता है, इसका पूरा भाव प्रकट नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए पूर्ण भाव नहीं है, इसलिए उपवाक्य है। मीरा ने बताया, मीरा ने क्या बताया आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए यह वाक्य पूरा नहीं है, यह अधूरा है, इसलिए उपवाक्य आश्रित वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्यतः दो आवश्यक अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो वाक्य में काम करने वाला हो उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के साथ आने वाले पदों को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है, यानी जो वाक्य में जो कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य होता है। विधेय, उद्देश्य के बाद बारे में जो कहा जाए या जो वाक्य में काम हो उसे विधेय कहते हैं। वाक्य की क्रिया या विधेय होता है, यानी वाक्य में जो क्रिया होता है वही हमारा विधेय यानी वर्ब होता है, जो वही हमारा विधेय होता है। विधेय के साथ आने वाले पदों को
विधेय का विस्तार कहते हैं। ये दोनों उद्देश्य और विधेय को यहाँ पे एक एग्जाम्पल उदाहरण से हम समझते हैं। घोड़े पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं हो सकता। घोड़े पर चढ़ने वाला हर, यह एक उद्देश्य का विस्तार है, यानी जो करता है उसका ये विस्तार है। इस वाक्य में व्यक्ति हमारा उद्देश्य यानी करता है, घुड़सवार नहीं यानी विधेय का विस्तार है, और हो सकता है यानी विधेय यानी क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, सुंदर भारत का सपना देखने वाला नेता अब ढूंढे नहीं मिलता। यानी सुंदर भारत का सपना देखने वाला हमारा उद्देश्य का विस्तार है, यानी कर्ता का विस्तार है। और नेता यानी कर्ता उद्देश्य है, और अब ढूंढे नहीं यानी विधेय का विस्तार यानी क्रिया का विस्तार है, और मिलता हमारा विधेय यानी क्रिया है। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः 3 दृष्टियों से हो सकता है। पहला दृष्टि अर्थ के दृष्टि से, दूसरा रचना के दृष्टि से, तीसरा प्रधानता की दृष्टि से। अर्थ के दृष्टि से वर्गीकरण। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसे सकारात्मक भी कहते हैं, यानी विधिवाचक वाक्य सकारात्मक वाक्य है। ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है। जैसे इस बार फसल अच्छी हुई है, यानी इस साल हमारा फसल अच्छा हुआ है। सुनीता बाजार जाएगी। मोहन घर से आया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। यानी हर चीज में हमारा सकारात्मकता दिख रहा है, इसलिए विधिवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य से ही पता चलता है कि नकारात्मकता, यानी जिस वाक्य में कार्य का नहीं होना या नहीं करना पाया जाता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया। देखिए इस वाक्य से ही पता चलता है यहाँ पे नहीं आया है, इसलिए इसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। माताजी मंदिर नहीं गई, नहीं इस वाक्य में भी आया है। बच्चा खाना नहीं खाएगा, नहीं इस वाक्य में भी आया, इसलिए ये तीनों वाक्य हमारा निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। तीसरा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा से ही पता चलता है कि अनुमति लेना, यानी जिस वाक्य में किसी काम की आज्ञा या अनुमति दी जाती है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी का 1 गिलास दो, यानी वो मांग रहा है, आज्ञा से पूछ रहा है, अनुमति ले रहा है कि मुझे 1 गिलास पानी दो। ये पुस्तकें बच्चों में बांट दो, वो बोल रहा है कि ये पुस्तक लो और बांट दो। मोहन इधर आओ, उसने अनुमति बुला रहा है मोहन को कि मोहन तुम इधर आओ, यानी आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। पांचवा विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, प्रेम आदि का भाव पाया जाता है उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें शोक, हर्ष, घृणा, खुशी और विस्मय यानी दुख पाया जाता है उसको विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। आइए वाक्य समझते हैं। वाह, ये हमारा जो चिन्ह है ये लगा हुआ है। वाह क्या बात कही है, आपने वाह क्या बात कही है, ये जो चिन्ह है ये हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य का चिन्ह है। छी वे लोग कितने बुरे हैं, बोल रहा है छी वे लोग कितने बुरे हैं, यानी यहाँ पे दुखी का घृणा का भाव दिखा रहा है। आहा यहाँ बड़ा ही आनंद है, यहाँ पे बहुत ही खुशी का आनंद है, इसलिए यहाँ पे विस्मयादिवाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। छठा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के होने में संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल तुम्हें दिल्ली जाना पड़े। इस वाक्य से यानी इस परिभाषा से पता चला है कि
शायद शायद यानी संभावना व्यक्त हो रही है, इस वाक्य में संभावना व्यक्त हो रही है कि कल हमें दिल्ली जाना पड़े। संभवतः सुरेश अभी सोया नहीं होगा, उसने बोला संभवतः अभी सुरेश सोया नहीं होगा, हो सकता है कि आज वर्षा हो जाए। यहाँ पे भी संभावना व्यक्त कर रहा है कि आज हो जाए। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में व्यक्ति द्वारा इच्छा, मनोकामना, साप, आशीष या शुभकामनाएं व्यक्त की जाती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आइए वाक्य से समझते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। वो अपना इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपका यात्रा जो कर रहे हैं मंगलमय हो। हमेशा खुश रहो, बोल रहा है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूँ, उसकी इच्छा है कि मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूँ, इसलिए इसे इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होते। अगर तुम मेहनत किया होता तो अवश्य सफल होता। यहाँ पे संकेत कर रहा है कि तुमने अगर मेहनत की होती तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलती। यदि वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी होती। वो सोच रहा है, संकेत कर रहा है कि अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि यूं ही सर्दी पड़ती रही तो पानी के सारे स्रोत जम जाएंगे। यहाँ पे भी वो संकेत कर रहा है कि यूं ही यानी ऐसे ही वर्षा होगी तो पानी के सारे स्रोत जम जाएंगे। आइए दूसरा देखते हैं, रचना के दृष्टि से वर्गीकरण। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, सरल या साधारण वाक्य। पहला हमारा सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से हो या अनेक विधेयों से बराबर हो, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। यानी कहते हैं जैसे सुरेश गाता है। हमारे एग्जाम्पल देखिए, एक ही विधेय और एक ही विधेय, इसलिए सुरेश गाता है। दिनेश ने भोजन किया, ये भी हमारा सरल वाक्य है। माता और पिता के पार्क में बैठे हैं। सीता, गीता, ज्योति और विजय एक साथ पढ़ते, लिखते, खेलते, कूदते और खाते पीते हैं। ये हमारा सरल या साधारण वाक्य है। दूसरा देखिए, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य यानी उपवाक्य होता है, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। देखिए इसमें भी यह मिश्र वाक्य है। जिसमें दया नहीं है वह व्यक्ति पशु के समान है। वो मिश्र वाक्य है, इसमें जिसमें दया नहीं है वह व्यक्ति पशु के समान है। तीसरा, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्य में 2 सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य किसी समुच्चयबोधक शब्द से जुड़ते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन आया और विजय गया। ये हमारा वाक्य से ही पता चलता है कि सोहन आया और विजय गया। दूसरा, रवि मेहनत बहुत करता है किंतु उसे फल नहीं मिलता। यह हमारा संयुक्त वाक्य है। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। तीसरा, प्रधानता के दृष्टि से वाच्य। प्रधानता के दृष्टि से वाच्य किसे कहते हैं? यह हमारा दिखा रहा है कि वाच्य, प्रधानता के दृष्टि से वाच्य हमारा एक वाक्य है। वाच्य वाक्य का वह रूप है जिसमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है, वाच्य कहलाता है। यानी वाच्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता होती है, वाच्य कहलाती है। यहाँ पे देखिए वाच्य के भेद। वाच्य के हमारे 3 भेद है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके कारक चिन्ह भी देख लीजिए। वाक्य में कर्ता के साथ ने यानी शून्य कारक चिन्ह होते हैं कर्मवाच्य में।
वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा यानी कर्म में के द्वारा कारक चिन्ह होते हैं। भाववाचक वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह होते हैं, यानी भाववाचक में से कारक चिन्ह होते हैं। आप लोग जब कारक चिन्ह यानी कारक जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में समझ में आएगा। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण रहता है। कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी, यानी क्रिया हमारा कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है और इसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे संजय सोता है, यह हमारा कर्ता प्रधान है। दिनेश किताब पढ़ता है, दिनेश हमारा कर्ता है, वह प्रधान है। अजय दिल्ली लौट आया, इसमें कर्ता प्रधान है, वह अगले साल आएगा, इसमें भी कर्ता प्रधान है। दूसरा, कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म प्रधानता होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता या तो लोप हो जाता है या फिर गौण। इस वाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, यानी कर्मवाच्य में कर्ता लोप हो जाती है और कर्म की प्रधानता होती है और यह क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। जैसे पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, रोगी को दवा दे दी जा गई है, किसान के द्वारा खेत जोता गया, राजेश के द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया। इसमें हमारा कर्ता लोप हो गया है और कर्म की प्रधानता दी गई है और ये हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। तीसरा हमारा भाववाचक, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे भाववाचक कहते हैं। भाववाचक में हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ये वाच्य प्राय नकारात्मक होता है। जैसे रोगी से चला नहीं जाता, जनता से अब सहा नहीं जाता, मुझसे दिल्ली जाया नहीं जाएगा, तुमसे ये पढ़ा नहीं गया, मुझसे ये खाया नहीं गया। इस तरह जिसमें नकारात्मक नकारात्मक पाया जाए उसी को हम भाववाचक कहते हैं। Thanks for watching my video.